एनर्जी एक्सचेंज जो हम बोल रहे हैं कि एक किस किस तरह से एनर्जी एक्सचेंज की करते हैं प्लैनेट्स, क्या तरीके हैं एक प्लैनेट के एनर्जी एक्सचेंज करने के। देखिए, अगर हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज तब होगी जब कोई प्लैनेट, प्लैनेट 1 एंड प्लैनेट 2, ये कोई भी प्लैनेट हो सकते हैं, ठीक है। जी। तो अब ये दोनों जो साथ बैठे हैं प्लैनेट, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। अब एक तो ये कंजंक्शन हो गया, एक हो गया जिसको म्यूचुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। अब म्यूचुअल एस्पेक्ट से क्या मतलब है कि आपने मुझे देखा, मैंने आपको देख लिया, कि एक प्लैनेट ने एक प्लैनेट को देखा और दूसरे प्लैनेट ने उसको वापस देख लिया। म्यूचुअल एस्पेक्ट। अब वो कैसे होगा? वो होगा कि प्लैनेट 3 एंड प्लैनेट 4, ये हमको बात पता है कि हर प्लैनेट अपने से सातवें घर को देखता है, इसमें तो हाँ। कोई डाउट नहीं है। नहीं। कि जैसे अगर यहाँ मान लीजिए कोई एक प्लैनेट है, उसने यहाँ नीचे प्लैनेट को देखा और इसने भी उसको वापस देख लिया, तो ये क्या है कि इसने इसको कॉम्प्लीमेंट दिए और इसने कॉम्प्लीमेंट रिटर्न कर दिए। हम्म। तो अब ये एक माध्यम है एनर्जी एक्सचेंज करने का, ठीक है, जब प्लैनेट्स की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। दृष्टि को अगर हम समझते हैं तो दृष्टि में क्या होता है कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। अब हम्म। अगर हम दोनों दोस्त हैं तो कि आपकी दृष्टि से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अगर हमारी बनती नहीं है आपस में तो हमें एक दूसरे से प्रॉब्लम हो सकती है कि क्यों देख रहा है भाई तू, और हम्म। आपको अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं करोगे आप कि यार ऐसे लगातार कोई आपको देखता रहे, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे जब अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो। अगर हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे इस बात को, तो कि अगर फ्रेंडली एस्पेक्ट है या फ्रेंडली दृष्टि है तो उसको तो आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अगर अनफ्रेंडली है तो आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो एक एनर्जी एक्सचेंज तो हमें महसूस होगा ही यहाँ, हम्म। ठीक है। एक और तरीका है एनर्जी एक्सचेंज करने का कि जैसे अगर आप बोलें कि यहाँ पे जुपिटर है, जिसको हम एक्चुअली में एक्सचेंज बोलते हैं। अब ये इसको हम म्यूचुअल एस्पेक्ट बोलेंगे, जो आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, कि फर्स्ट हाउस का और सेवेंथ हाउस का प्लैनेट एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, इसको हम म्यूचुअल एक्सचेंज या म्यूचुअल एस्पेक्ट बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, आप ये एस्ट्रोलॉजिकल जार्गन आप याद कर सकते हैं कि म्यूचुअल एस्पेक्ट हम इसको बोलेंगे जब आप बात करेंगे कि म्यूचुअल एस्पेक्ट है, तो इसका मतलब एक प्लैनेट दूसरे को देख रहा है और दूसरा पहले को देख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट। सही है। जो दो प्लैनेट साथ बैठे हैं उसको हम बोल रहे हैं कंजंक्शन, हाँ। राइट। और तीसरा जो एक तरह से एक एक्सचेंज, जिसको हम कुंडली में भी एक्सचेंज बोलते हैं, उसको हम परिवर्तन हिंदी में या अंग्रेजी में एक्सचेंज बोल सकते हैं। कि जैसे अगर आप बोले कि यहाँ मार्स है, तो इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी है। मार्स लॉर्ड है फर्स्ट राशि का, हम्म। और जुपिटर लॉर्ड है 12th राशि का। हाँ। तो ये एक्सचेंज का मतलब है कि इन्होंने अपनी जगह एक्सचेंज करी है। तो अब मार्स भले ही कंफर्टेबल नहीं है 12th हाउस में, 12th राशि हम्म। में, क्योंकि जल तत्व राशि है। जुपिटर में भी उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आप अगर देखें तो बहुत फायरी और एक्टिव साइन है ये, तो यहाँ ईगो का साइन है। और जुपिटर के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे तो ठीक काम करता है, मित्र की राशि में है, लेकिन फिर भी उसके सारे कारक तत्व मैच नहीं होते हैं। लेकिन बट जब ये एक्सचेंज होता है तो आप ऐसा मानते हैं कि ये परिवर्तन में आप इसको ऐसा समझेंगे कि जुपिटर अपने घर में बैठा है और मार्स अपने घर में बैठा है, तो ये खराब नहीं है, ये अच्छा है। ओके। इसको पढ़ने का तरीका एकदम अलग है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? जिसको हम एक्सचेंज बोल रहे हैं हम्म। या परिवर्तन बोल रहे हैं, इसको आपने सिर्फ इतना समझना है कि जिस प्लैनेट को भी आप देख रहे हैं, आप अगर ये देखें कि वो भले ही शत्रु राशि में भी हो, लेकिन अगर एक बार एक्सचेंज हो जाता है तो क्या है कि आप इस बात को इस तरह से समझें कि आप मेरे घर में बैठ गए और मैं आपके घर में बैठ गया, तो मैंने आपको बोला कि तू मेरा घर ठीक रखेगा तो मैं तेरा घर ठीक रखूंगा। समझ में आया आपको? कि अगर आपने मेरे घर की दीवारें गंदी करी तो मैं भी आपके घर की दीवारें गंदी करूंगा। तो एक
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस केस में प्लैनेट्स के साथ। वो बोलते हैं कि यार तू मेरा घर ठीक रखियो, मैं तेरा घर ठीक रखूंगा। ओके। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम परिवर्तन। प्लैनेट अब आपस में एक रिश्ता बनाते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं और अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं। अब ज्योतिष में आपको ये बात समझनी है, जब कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट के साथ है, जैसे आप एक चार्ट ड्रॉ करिए मेष लगन का। हो गया चार्ट ड्रॉ? नहीं सर, हो रहा है। हो गया। ऑल राइट। अब आपने 10th हाउस में आप लिखिए जुपिटर को और मरकरी को। एक कॉन्सेप्ट तो प्लानिटरी वॉर का है जिस पे हम बाद में आएंगे। अभी हम पहले जो एक प्रिंसिपल समझना चाह रहे हैं, हम उस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, जो प्लानिटरी वॉर का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये मोटा मोटा आप बोल सकते हैं कि जो प्लैनेट ज्यादा डिग्री में होगा वो प्लानिटरी वॉर में डिफीट हो रहा है, और जो प्लैनेट कम डिग्री का है वो प्लानिटरी वॉर में जीत रहा है। बट अभी हम कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कंजंक्शन का। जब ये दो प्लैनेट एक साथ हैं तो आपने जो हाउस लॉर्डशिप पढ़ी कि कौन से घर का जी प्लैनेट कौन से घर में आके बैठता है तो क्या रिजल्ट आता है, जी जी। तो जब आपने हाउस लॉर्डशिप्स पढ़ी हैं तो एक तो वो हाउस लॉर्डशिप लेके कैरी कर रहा है। जुपिटर क्या लेके आया है आपके अपने साथ? एक 12th हाउस और या पहले हम 9th को लिख लेते हैं क्योंकि वो 9th मूल त्रिकोण साइन है जुपिटर का। 9th हाउस के गुण हैं जुपिटर के पास, सही है। जुपिटर के पास 12th हाउस के गुण हैं, और मरकरी के पास तीसरे घर के गुण हैं और छठे घर के गुण हैं। हाँ। एक कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले हमने जब हाउसेस पढ़ने शुरू किए तो आपने नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलेफिक, फंक्शनल बेनिफिक। राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, नॉर्मल भी, जब मैं पेन और पेपर लेके लिखता हूँ तो, जब टैबलेट पे लिखते हैं तो फिर तो आप और थोड़ा सा एक्सक्यूज कर सकते हैं मुझे। और फंक्शनल, मेलेफिक, ये चार तरह के आपने प्लैनेट समझे। हाँ। अगर आपको ये चार नहीं समझ में आया है तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं इस पे। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जुपिटर, वीनस, मून एंड मरकरी। मून एंड मरकरी में एक बात है कि आप, वो थोड़े से सेंसिटिव हैं प्लैनेट्स। कुछ अथॉरिटीज एस्ट्रोलॉजी में बोलती हैं कि मून ऑलवेज बेनिफिक है, और कुछ एस्ट्रोलॉजी में अथॉरिटीज ऐसा बोलती हैं कि जिस मून के पास पक्ष बल नहीं है वो उतना बेनिफिक नहीं है। उसमें उस मतलब जैसा बोले आपके दागी हो गया चंद्रमा, जैसे बोल सकते हैं, एक टर्म चलती है कि उसके पास क्योंकि पक्ष बल नहीं है। पक्ष बल का मतलब यह है कि जब वैक्सिंग मून, या जिसको हम बढ़ता हुआ चंद्रमा बोलेंगे आकाश में, जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, वो चंद्रमा सप्तमी के बाद से, मतलब जब आपको चंद्रमा आसमान में दिखना स्टार्ट हो जाता है, जब चंद्रमा में कुछ आपको दिखता है कि चंद्रमा जैसे चौथे दिन से, जिसको वो 14वीं का चांद तो पूरा चांद हो गया, और एक ईद का चांद होता है जो बहुत पतला सा चांद होता है। हाँ। ठीक है, जो जब आना स्टार्ट होता है, जो एक आपको छोटा सा एक बहुत खूबसूरत सा चांद की एक लेयर दिखती है, उसको ईद का चांद बोलते हैं। 14वीं का चांद बोलते हैं जो पूरा चांद हो जाता है। बेसिकली क्या है कि अष्टमी से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 8वां दिन जो होता है, वहां से चंद्रमा आपको ठीक सब्सटेंस में दिखना शुरू हो जाता है, कि आपको दिखता है कि मतलब एक चंद्रमा को आपको दिखता है कि उसको रूप मिल गया है। ठीक है, और वो धीरे धीरे और बढ़ रहा होता है, और पूर्णिमा के दिन वो पूरी तरह से आपको गोल चंद्रमा दिखता है, कंप्लीट। सही है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक, ये वो टाइम पीरियड है जब आपको आसमान में चंद्रमा दिखता है। हम्म। इस टाइम का जो चंद्रमा है आप उसको बेनिफिक ले सकते हैं, कुछ अथॉरिटीज ऐसा बोलती हैं एस्ट्रोलॉजी में। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले अर्लियर क्लासेस में, कि जिसमें पक्ष बल होता है, वो पक्ष बल का मतलब है कि जब
एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब जब चंद्रमा घट रहा होता है, और शुक्ल पक्ष का मतलब जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है। तो पक्ष बल बोलते हैं इसको। तो कुछ अथॉरिटीज एस्ट्रोलॉजी में बोलती हैं कि चंद्रमा को आप पक्ष बल से भी देखेंगे, कि अगर वो बढ़ता हुआ चंद्रमा, या अगर आसमान में आपको चंद्रमा दिख रहा है तो ही उसमें स्ट्रेंथ है, अगर आपको आसमान में चंद्रमा नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ये बात क्लियर है? ठीक है। ठीक है। इसके अलावा एक बात यह है कि आप अगर बुध को देखें, तो बुध के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसको थोड़ी सी अफ्लिक्शन भी एकदम उसका रूप बदल देती है, उसको मेलेफिक इन्फ्लुएंस एकदम काम करता है उस पे, बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी काम करता है। लेकिन वो आप ये बोल सकते हैं कि क्योंकि वो एक सेंसिटिव प्लैनेट है, उसका वो किस प्लैनेट के साथ है, उससे आप उसको जज करते हैं कि कितना अच्छा बुध है कि कितना अच्छा बुध नहीं है। इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो सकती है आपकी अगर बुध अपनी किसी राशि में या मित्र राशि में है या ऐसी राशि में है जिससे उसका तत्व मैच होता है। लेकिन इन्फ्लुएंस अक्ल पे आपका कैसा है, आप अच्छी तरह सोचते हैं कि आप नेगेटिव चीजों की तरफ सोचते हैं, ये एक बात है। ये हमने एक क्लास में डिस्कस भी किया था बहुत डिटेल में, कि एक आदमी है जो इंटेलिजेंट, तो दो तरह के आदमी होते हैं। एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला आदमी जो प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, मालवेयर फंक्शन रोकने के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, और एक आदमी है जो हैकर बना हुआ है, जो जो आप देखेंगे साइबर क्राइम में जुड़ा हुआ है। तो साइबर क्राइम में जो आदमी जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंट तो वो आदमी भी है, उसका भी जो मरकरी है वो काफी स्ट्रांग मरकरी होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी है। बट उस पे इन्फ्लुएंस जो है वो नेगेटिव प्लैनेट्स का होगा, तभी उसको दूसरी तरफ उसकी बुद्धि दौड़ती है। ठीक है। और वीक होगा जी। मरकरी, तो एक आदमी की कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग या उसकी इंटेलिजेंस में कमी आपको मिलेगी। वो एक अलग एस्पेक्ट है कि वीक है क्या प्लैनेट। हम्म। तो जुपिटर, वीनस, मून एंड मरकरी, ये चार नेचुरल बेनिफिक्स हैं। जो बच गए हैं वो नेचुरल मेलिफिक्स आप बोल सकते हैं हाँ, उनको। करेक्ट। ठीक है। राहु, हाँ। केतु, सैटर्न, मार्स, हम्म। ये इनको नेचुरल मेलिफिक्स, या अगर हम शुभ अशुभ की श्रेणी में रखें तो कई लोग शुभ अशुभ बोल सकते हैं, नेचुरल बेनिफिक्स, नेचुरल मेलिफिक्स बोलते हैं। और सन जो है उसको भी एक मेलिफिक प्लैनेट बोला गया है, लेकिन हाँ, आप उसको माइल्ड मेलिफिक में लेंगे, आप उसको उतना स्ट्रॉन्ग मेलिफिक प्लैनेट नहीं लेते हैं, वो एक माइल्ड मेलिफिक है। वो उसका नेचर आपने प्लैनेट्स के टाइम पे भी समझा, हमने ये कैटेगरी में डाला था आपको, वो स्लाइड अगर आपने देखी हो तो आपने ये देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग में जब प्लैनेट्स किए तो हमने हर प्लैनेट के साथ एक आगे उनको कैटेगरी में रखा, और जिसके अंदर हमने बताया कि ये जी स्लाइड जी। में आपने देखा कि जब हमने प्लैनेट्स की बात करी उनके कारक तत्व हमने यहाँ लिखे, और हमने जब एक्सप्लेन किया था इनको इनिशियल क्लासेस में, वहां आपने ये देखा कि ये माइल्ड मेलिफिक है, सन हमने लिखा है। इसको हाँ। जनरली क्या है कि सेपरेटिस्ट प्लैनेट भी है, अगर इसकी दशा में आदमी को थोड़ी पीड़ा भी होती है। सॉफ्ट जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ क्या होता है कि अ, वो एक शांति रखते हैं आदमी के मन में, आदमी मन शांत रहता है आदमी का, अगर बेनिफिक प्लैनेट की दशा है, या बेनिफिक अगर प्लैनेट कहीं है तो उस एरिया ऑफ लाइफ में। और मेलेफिक प्लैनेट है तो वो थोड़ा अशांत रखते हैं आदमी को, थोड़ा रफ उनका बिहेवियर है, थोड़े डिफिकल्ट सिनारियोज मिलते हैं आदमी को जीवन में। और सन की दशा में भी आदमी को कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या उसको ऐसा लगता है कि लाइफ जो है उसके ऊपर थोड़ा सा टफ टफ है लाइफ उसके ऊपर। अब सन उसका चार्ट में बेनिफिक है कि मेलिफिक है, उस बात को हम फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक बोल रहे हैं। लेकिन नेचुरली भी सन एक मेलिफिक प्लैनेट की श्रेणी में डाला जाता है, जिसको आप माइल्ड मेलिफिक बोल सकते हैं, जिसका नेचर हम एक फादर के नेचर के हिसाब से मान सकते हैं कि अगर वो बेनिफिक भी है तो भी उसका एक कड़ा रूप है, वो आपको सुधारने के लिए आपको डांट लगाता है, पिटाई भी कर सकता है आपकी, अगर लेकिन वो चाहता है कि आप सही रास्ते पे चलें, तो वो आपको डिसिप्लिन करने के लिए अगर वो बेनिफिक भी है तो भी थोड़े कड़े रास्ते अपना सकता है। एस्ट्रोलॉजी में बेसिक्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि बेसिक्स आपके साथ हमेशा रहेंगे हम्म। और वो आपको हमेशा काम करेंगे। आप एडवांस्ड टेक्निक्स कितनी भी सीखते जाएं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो सब किसी काम आएगा नहीं आपके। नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलिफिक आपको समझ में आ गया है? जी। प्लैनेट कौन से हैं आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। फंक्शनल बेनिफिक कौन से प्लैनेट होते हैं? फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं 1, 5 एंड 9। सही है। फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट्स हमने पढ़े थे, लॉर्ड ऑफ, फंक्शनल मेलिफिक हैं लॉर्ड्स ऑफ 3, 6
एंड 11 प्लस आप इसको 8 को भी ले सकते हैं इसकी श्रेणी में, क्योंकि 8 जो है वो एक पोटेंट मेलेफिक प्लैनेट है। ठीक है, अष्टम का जो प्लैनेट है वो आपको पीड़ा देने का काम करता है। 3, 6 एंड 11 ये एक तरह से आपको पीड़ा देने का काम करते हैं। इनके लॉर्ड, हाउसेस की बात नहीं हो रही है अभी, ये हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, किसको क्या लॉर्डशिप मिली है। इसमें हम किसी हाउस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हाउसेस के लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। फंक्शनल बेनिफिक 1, 5 और 9 है। फंक्शनल मेलेफिक, जिनको ये काम मिला है आपके चार्ट में कि वो आपको तंग करें, वो मजबूर हैं अपने रोल से आपके चार्ट में। हर लग्न के अलग अलग फंक्शनल और फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। आपको आपके चार्ट में जिन प्लैनेट्स को रोल मिला है आपको तंग करने का, वो स्वामी है तीसरे घर का, छठे घर का स्वामी, 11वें घर का स्वामी और 8वें का स्वामी भी आप ले सकते हैं इसमें। तो 159 को रोल मिला है आपको बढ़ाने का, आपके साथ अच्छा करने का, ज्ञान का, आपको लाइफ में अच्छी चीजें देने का, आपके साथ अच्छी चीजें हों, उसका काम मिला है 159 को। 3, 6, 11 आपको पीड़ा देने के लिए हैं और 8वां भी आपको पीड़ा देने के लिए है। तो ये आपको एक तो दिमाग में अपने क्लियर रखना है। कोई भी चार्ट आपके सामने आएगा, आपने सबसे पहले उसको रीड करना सीखना है। तो सबसे पहले आपने लग्न को रीड करना है कि लग्न पे क्या इन्फ्लुएंस है। लग्न पे बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा और लग्नेश पे बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, तो उसकी लाइफ में आपको इश्यूज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो थोड़ी पीड़ादायक जीवन होगा उसका। कि अगर लगन भी पिटा और लग्नेश भी पिटा तो उसका पीड़ादायक जीवन होगा, आप ये डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आप सबसे पहले आप लगन को पढ़ेंगे कि लगन क्या है, उसका ये ओवरऑल लाइफ भी है, उसकी बॉडी भी है, उसकी हेल्थ भी है। तो अगर आपको लगन वीक मिलता है, उसका लॉर्ड भी वीक मिलता है, आदमी आपको ऐसा दिखता है कि यार ये तो स्वस्थ लग रहा है, तो भले ही वो आपको स्वस्थ लगे, आप उसको बोल सकते हो कि आप दिखने में तो स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन आपको शारीरिक पीड़ा दिखती है आपके चार्ट में। आपको बात ये पकड़ के चलनी है कि चार्ट सच बोल रहा है। आदमी आपको आपको भ्रम दे सकता है, आदमी अपने लुक से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी बातों से, लेकिन जो चार्ट बोल रहा है वो सच बोल रहा है, अगर चार्ट ठीक है तो। ठीक है, तो आप ये उसको डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपने 1, 5 और 9 देखना है। 1, 5 और 9 आपने देखा कि ये इनकी प्लेसमेंट कैसी है, इनके लॉर्ड्स की बात हो रही है अभी। 1, 5, 9 के लॉर्ड्स, जिसको आप लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये तीनों कैसे प्लेस्ड हैं। उसके बाद आपने देखा कि 5 और 159 में प्लैनेट्स कौन से प्लेस्ड हैं, ये भी आपने देखा। तो उससे आपको एक बात और समझ में आ गई चार्ट देखने के अंदर कि ये हाउसेस भी कैसे हैं और इन हाउसेस के लॉर्ड भी कैसे हैं। फिर आपने ये देखा, आपने ये तो अच्छी चीजें देखने की कोशिश करी। उसके बाद जो प्रॉब्लम गिवर प्लैनेट्स हैं वो आपने देखा कि 3, 6 और 11 और 8 इनके लॉर्ड्स कहाँ बैठे हैं जाके, क्योंकि ये जहां जाके बैठ जाएंगे वहां से आप फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ, जब इनका पीरियड आएगा तो कहाँ कहाँ से पीड़ा आ सकती है आपको। बात एक समझने वाली ये है कि नेचुरल बेनिफिक जो प्लैनेट है वो आपके चार्ट में जहां बैठेगा, स्टैटिक चार्ट में, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट उस एरिया ऑफ लाइफ की चीजों को बढ़ा देगा, उन चीजों को आसान बनाएगा, उनको अच्छे से देगा आपको। तो नेचुरल बेनिफिक स्टैटिक चार्ट में, नेचुरल मेलेफिक जो है वो उन एरियाज में टफनेस ऐड करेगा, मुश्किल से मिलेगी, स्ट्रगल ऐड करेगा। नेचुरल मेलेफिक मतलब शनि, राहु, केतु और मार्स। ठीक है, नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलेफिक। अब फंक्शनल बेनिफिक जो है, फंक्शनल बेनिफिक वो प्लैनेट है जो आपके चार्ट में जिसको रोल मिला है, 159 का लॉर्ड बना है, वो जो प्लैनेट है वो अपनी दशा के पीरियड में आपका अच्छा करेगा। ठीक है, वैसे वो जहां बैठेगा उस घर को भी अच्छा करेगा, लेकिन वो अपने दशा के टाइम पीरियड पे आपको लाभ देगा और आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा। फंक्शनल मेलेफिक जो प्लैनेट है, जैसे 3, 6 और 11, इनका जो लॉर्ड है वो अपनी दशा के दौरान आपको दुखी करेगा। समझ में आया ये डायनेमिक और स्टैटिक का डिफरेंस। डायनेमिक का मतलब दशा पीरियड्स कि कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है,
उसको बोलेंगे हम डायनेमिक। जो चेंज हो रहा है, पीरियड चेंज हो रहा है। पहले एक प्लैनेट की दशा थी, मान लीजिए पहले मंगल की दशा थी, अब मंगल के बाद आपको राहु की दशा आ गई, तो प्लैनेट चेंज हो गया, तो वो पीरियड चेंज हो गया। पहले आप मंगल के अकॉर्डिंगली चल रहे थे, अब राहु के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो उस केस में तो आप फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक को देखेंगे। अगर फंक्शनल बेनिफिक की दशा आ गई है तो आपके साथ अच्छा होगा, और फंक्शनल मेलेफिक की दशा आ गई है तो दशा में आपको पीड़ा देगी देगी वो दशा। नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलेफिक स्टैटिक चार्ट रीडिंग में ज्यादा काम आएंगे। उन एरियाज ऑफ लाइफ को जहां पे वो बैठे हैं उनको इंप्रूव करेंगे। और फंक्शनल बेनिफिक आपको जिस भी घर में है वहां पे भी अच्छा करेंगे, और दशा के दौरान भी अच्छा करेंगे। फंक्शनल मेलेफिक जो प्लैनेट है वो आपको दशा के दौरान पीड़ा देने का काम करेगा। तो अब इसके आगे अगर हम बढ़े, हमने ये देखा कि एक चार्ट में ये दो प्लैनेट कंजंक्ट हो गए, हम्म। ये प्लैनेट कंजंक्ट हैं दोनों। जी। अब ये क्या एक्सचेंज करेंगे, हमने ये पढ़ा कि ये एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी अपनी। हम्म। ठीक है, ये इसने अपने गुण इसको दे दिए और इसने अपने गुण इसको दे दिए। जब इन दोनों ने अपने गुण एक्सचेंज किए तो एक प्लैनेट का जो कारक तत्व है, इसके कारक तत्व आने से ये इंप्रूव करेगा, जुपिटर के कारक तत्व आने से ये इंप्रूव करेगा, मरकरी। सही बात है। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जुपिटर पे। भाई इम्पैक्ट तो रहेगा ना, अगर आप दो लोग साथ रहेंगे, हस्बैंड वाइफ, एक समय के बाद तो शक्लें मिलनी शुरू हो जाती हैं हस्बैंड वाइफ की। हाँ। ठीक है, तो मतलब आदतें तो छोड़िए, शक्लें मिलनी स्टार्ट हो जाती है, भाई बहन जैसे दिखने लगते हैं। हम्म। तो जब ये दोनों साथ रहेंगे तो ये एनर्जी अपनी एक्सचेंज करेंगे। जो तेरा है वो मेरा हो गया, जो मेरा है वो तेरा हो गया। अब कारक तत्व तो इन्होंने अपने इम्प्रोवाइज किए बेसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर प्लैनेट। जो दूसरा प्लैनेट है साथ में आके बैठा है, उसकी वजह से इन्होंने कारक तत्व अपने इंप्रूव किए। हाँ। या इंप्रूव नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मॉडिफाई हुआ कारक तत्व। हम्म। एक प्लैनेट का जो नेचुरल कारक तत्व है, अब ये धर्मी प्लैनेट है, ये अधर्मी प्लैनेट है, अगर हम ऐसे बात करें तो ये लॉजिक को लेके चलता है, ये फेथ को लेके चलता है। हम्म। ठीक है, ये फेथ रिलेटेड प्लैनेट है, जो फेथ की बात करता है। अब आप उनको किसी ने बोला कि आप एक काम करो, 1100 रुपए का दान कर दो और भगवान आपको इसके बदले में कुछ देगा। हम्म। ये कह रहा है कि 1100 के बदले में कब मिलेगा और कितना मिलेगा ये बताओ। इसको तो लॉजिक चाहिए, हाँ। इसको मतलब नहीं है इस बात से। क्योंकि जो हम्म। दिखता नहीं है, जो समझ नहीं आ रहा है, जो जिसका प्रमाण नहीं मिल रहा है, उस पर कैसे भरोसा करूं मैं। हम्म। तो वो ये प्लैनेट है मरकरी, जो लॉजिक मांग रहा है। और जुपिटर कह रहा है आपसे कि यार भगवान पे भरोसा करो, आप चैरिटी करो और आपको रिटर्न मिलेगा। आप आपकी बुद्धि ये कह सकती है आपको कि हाँ भाई आपको मल्टीपल तरीके से मिलेगा, आपको अलग काइंड और मीन में मिलेगा आपको रिटर्न, और मिलेगा जरूर। जब भी आपको एक ये बात भी पता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप प्रकृति को कुछ देते हैं या लाइफ में कुछ देते हैं तो आपको रिटर्न आता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड भी बोलते हैं, कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो लोगों के साथ अगर आप अच्छा करेंगे तो आप खुद का जीवन भी बेहतर बना पाएंगे। हाँ। आप लोगों से वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप उनको दे रहे हो। हम्म। आप अगर पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो तो आप ये मत समझना कि लोग आपको अच्छी एडवाइस देने आएंगे। लोग भी आपको बेवकूफी बनाने आएंगे। जब आप सारी दुनिया को बेवकूफ बनाओगे तो दुनिया भी आपको बेवकूफ बनाएगी इन रिटर्न। आप जो दे रहे हो, जो बो रहे हो, वही काटोगे। ये हमको मालूम है। ये हमको हमारी ट्रेडिशन से, हमारे शास्त्रों से हमको बेसिक ज्ञान हर घर में मिलता है। ये ज्ञान, वो ज्ञान जो है वो जुपिटर रिलेटेड ज्ञान है, जिसको हम धर्म का ज्ञान बोल रहे हैं। और मरकरी जो है ना, मरकरी बोल रहा है कि भाई ये बता दो मेरे को कि इतने में कितना मिलेगा, और मेरे को ये लॉजिक समझाओ इसके पीछे का। तो ये, इसको आप धर्म का प्लैनेट बोल रहे हैं, इसको आप अधर्म का प्लैनेट बोल रहे हैं। इसको खाली लेन देन से मतलब है, ये एक व्यापारी है। हाँ। ठीक है, अब ये यहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो गया तो इसके कारक तत्वों में थोड़ी मॉडिफिकेशन आएगी और इसके कारक तत्वों में मॉडिफिकेशन आएगी। दोनों के कारक तत्व थोड़े थोड़े मॉडिफाई होंगे बिकॉज ऑफ द कंजंक्शन एंड द नेचर ऑफ द प्लैनेट। यहाँ ये अच्छा किसके लिए है, अगर हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बात करें तो मरकरी के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है।
मरकरी के लिए क्यों अच्छी प्लेसमेंट है कि उसको जुपिटर के गुण मिले हैं, इंटेलिजेंट भी था और सात्विक गुण भी मिल गए उसको। हम्म ठीक है, अगर हम इन रियल सेंस बात करें तो जुपिटर के लिए क्या है कि एक तो अगर हम इसको रियल सेंस में लेने लगे इस कुंडली को, तो एक तो इस घर में ये नीच का भी हो रहा है, वो खैर एक अलग बात है। और दूसरी बात यह है कि नीच का होने के साथ साथ उसको मरकरी अफेक्ट कर रहा है, तो जुपिटर के अंदर एक बिजनेसमैन के गुण तो आ रहे हैं, हम्म लेकिन उसके साथ साथ जो एक तर्क आ रहा है वो भी आ रहा है। ये नॉर्मल, आप सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जो दोनों प्लैनेट्स की सिग्निफिकेंस हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन आएगी दूसरे प्लैनेट के होने से, ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा हम्म लॉजिक हमारा क्या बोल रहा है कि जो इनकी लॉर्डशिप है, अब क्योंकि मरकरी थर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड है, तो ये तो फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, ये इसने जुपिटर को यहाँ खराब कर दिया। क्योंकि ये थर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड है, फंक्शनल मेलेफिक है, इसने यहाँ जुपिटर के साथ गड़बड़ कर दी। अच्छा खासा जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड था। ट्वेल्थ का लॉर्ड होना एक न्यूट्रल होता है प्लैनेट, जो भी ट्वेल्थ का लॉर्ड है उसकी डिग्निटी, उसकी प्लेसमेंट आप देखते हो कि वो कैसा प्लेस्ड है। बट नाइन्थ का लॉर्ड होना एक एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। ये जहां पे जाके बैठता है, ये आप को पता है कि ये वहां शुभता लाता है। ये आपने हाउसेस में भी पढ़ा है ना ऐसा, हाँ कि नाइन्थ लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लक्ष्मी स्थान है। तो ये प्लैनेट जहां जाके बैठता है वहां शुभता लाता है। अब क्योंकि ये तो शुभ प्लैनेट था और ये अशुभ प्लैनेट था, ये अशुभ हो गया ना। हम्म तीसरे का छठे का स्वामी है मरकरी, और जुपिटर जो है वो शुभ है, तो जुपिटर ने इसको अच्छा कर दिया। तो अब आप ये देखोगे, ये जो प्रिंसिपल है, ये एक तो कारक तत्व का जो प्रिंसिपल है ये महादशा के दौरान काम आता है, और ये जो लॉर्डशिप का जो प्रिंसिपल है, फंक्शनल लॉर्डशिप का, ये अंतरदशा के दौरान काम आता है। जब अंतरदशा जुपिटर की आएगी किसी प्लैनेट की, किसी प्लैनेट के महादशा में, तो जुपिटर उतने खास रिजल्ट नहीं देगा, ओके अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि खराब रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि उसको मरकरी का नेचर, जो कि थर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड था, वो मिल गया है। दशा के दौरान की बात हो रही है, जब पीरियड चल रहा हो, और वो भी अंतरदशा के दौरान। किसी प्लैनेट की दशा चल रही है, मान लीजिए मार्स की ही चल रही है, ठीक है, हम्म अंतरदशा में मरकरी का अंतर आ गया, हम्म इस प्रिंसिपल के हिसाब से, जहां पे जुपिटर के साथ वो कंजंक्ट है नाइन्थ लॉर्ड के साथ। हम्म तो वो क्योंकि केपेबल था बहुत बुरा करने में आपके साथ, वो बहुत बुरा करने में केपेबल था, वो उतना बुरा नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि वो जुपिटर जैसे प्लैनेट के साथ, जो कि नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड जैसे प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, तो वो हम्म उसने उसकी अच्छाई ले ली है। ठीक है, सही। लेकिन जब जुपिटर का अंतरदशा आएगी, तो आप उससे एक्सपेक्टेशन है आपकी बहुत अच्छा करेगा। मार्स की एमडी में जुपिटर की अंतर्दशा आएगी तो आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेगा। तो अब वो उतना अच्छा नहीं करेगा क्योंकि ब्लेमिश हो गया है वो, समझ रहे हो आप, तो थोड़ा न्यूट्रल बिहेव करेगा। हम्म ये बात समझ में आई। अभी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको लेके चलना है। जो महादशा के टाइम पे हम बात करेंगे, तो महादशा के टाइम पे हम ये बात करेंगे कि एक प्लैनेट का रोल क्या है आपके चार्ट में, वो किस तरफ ले जाना चाहता है आपको, उसके कारक तत्व आपकी लाइफ में काम करेंगे। आपको वो बनाना क्या चाहता है, वो आप उसका नेचुरल कारक तत्व और उसका फंक्शनल कारक तत्व क्या है, वो रूल करेगा। लेकिन अंतरदशा में कंजंक्शन जो है वो डायरेक्ट प्रभाव डालती दिखती है। ये बात समझ में आई आपको। हाँ तो ये चार्ट है। अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लैनेट कंजंक्शन दिख रही हैं। हाँ। अब ये मल्टीपल प्लैनेट कंजंक्शन तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम आगे बाद में लेंगे। हम्म आप जब मून की दशा से निकले होगे,
तो आपकी लाइफ में आपने अगर, क्योंकि छठे घर में बैठा है, तो कॉम्पिटिशन्स में, नौकरी में इस आदमी ने बेहतर कुछ अचीव किया होगा लाइफ में। हम्म ठीक है, लाइफ को ट्रैक पे लाई होगी ये दशा, क्योंकि फिफ्थ, नाइन्थ लॉर्ड है। पितृ कृपा से इस दशा में आदमी को अच्छी चीजों की प्राप्ति हुई होगी। और छठे घर से रिलेटेड, जैसे जॉब में, कॉम्पिटिशन्स में, लिटिगेशन में, उन सब चीजों में आप बोल सकते हो। शनि के साथ ये रिलेशन बना रहा है, और शनि जो है वो फोर्थ लॉर्ड भी है, ये नाइन्थ। हालांकि थोड़ा ब्लेमिश है राजयोग, क्योंकि थर्ड लॉर्ड भी है शनि, तो उससे ब्लेमिश हो गया, वो एक अलग बात है। तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा राजयोग का, बट ये एनर्जी एक्सचेंज तो आपको दिख रहा है ना दोनों में, हम्म ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दोनों चार्ट में। इसी तरह जो कंजंक्शन का प्रिंसिपल है, वो ये प्रिंसिपल है कि जब दो प्लैनेट एक साथ होते हैं, जैसे अगर हम कोई और चार्ट समझने की कोशिश करें, ये चार्ट में आप ये देखो कि गुरु और चंद्रमा है साथ में, गुरु ट्वेल्थ नाइन्थ लॉर्ड है। इसी तरह यहाँ पे कंजंक्शन है शुक्र और केतु की। यहाँ पे एक और इफेक्ट है कि इन दोनों से ये भी रिलेशन बना रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल एस्पेक्ट के कारण। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो दोनों प्लैनेट हैं, एक तो लग्नेश खुद, और ये हाँ, नाइन्थ का लॉर्ड गुरु, तो ये एक क्या है कि यहाँ पे इन दोनों प्लैनेट्स के अंदर एक अच्छा एक्सचेंज है। तो अब ये तो एक योग ही आप बोल दोगे हो गया कि नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड साथ में है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग टाइप हो गया। गज केसरी योग। गज केसरी योग तो, वो तो गुरु और चंद्रमा का योग है, लेकिन हम लॉर्डशिप के हिसाब से देख रहे हैं ना। हाँ। लॉर्डशिप के हिसाब से नाइन्थ का लॉर्ड और फर्स्ट का लॉर्ड, ये बहुत अच्छा हम्म योग हो गया है एक राजयोग के हिसाब से। गज केसरी हम्म योग एक सेपरेट टाइप का योग है, गज केसरी योग की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये हम्म अगर यहाँ, ये अगर किसी भी हाउस में होते तो गज केसरी हो जाता, और उसमें इनकी लॉर्डशिप भी देखने वाली बात नहीं है। हम्म लेकिन इस चार्ट में गज केसरी खाली गज केसरी नहीं है, गज केसरी तो है, ये एक बहुत अमेजिंग राजयोग भी है कि नाइन्थ लॉर्ड है और फर्स्ट लॉर्ड है, ये दोनों फर्स्ट हाउस में है। हम्म नाइन्थ के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। नाइन्थ हम्म लॉर्ड प्रिंसिपल्स को दिखाता है, हम्म आदमी के जीवन में कैरेक्टर को दिखाता है। जो प्लैनेट हम्म नाइन्थ हाउस के कारक तत्व लेके चल रहा है, वो उच्च का हो गया है। यहां देखो आप, उच्च का हो गया, उच्च का मतलब एग्जॉल्ट हो गया है। 4 नंबर राशि में गुरु एग्जॉल्ट होता है। हम्म किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो गया है? जो स्वयं लग्नेश है। हाँ हाँ। तो ये इंसान के अंदर पूरी तरह से, ये नाइन्थ लॉर्ड का उस घर पे भी, उसकी लाइफ में भी, और ये जो लॉर्ड है, जो सस्टेनर है प्लैनेट, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव है। तो आप इस आदमी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हो ना, क्या कैरेक्टर वाइज इतना स्ट्रांग है। नाइन्थ लॉर्ड का पूरा पूरा प्रभाव है लगन पे भी और लग्नेश पे भी। तो कैरेक्टर वाइज एक आदमी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड साथ में लग्नेश के साथ कंजंक्ट हो गया। उसके नेचर में हायर प्रिंसिपल्स आ गए। ये जो आप कंजंक्शन देख रहे हो, ये लग्नेश है। अगर हम आपकी बात करें कि मोहित जी, ये आप अगर मान लो कि ये अगर लग्नेश है चंद्रमा आपका, तो श्री राम के चंद्रमा को आपका चंद्रमा मान देते हैं। तो ये आप हो, तो इसके ऊपर प्रभाव किसका है? इसके ऊपर ये नाइन्थ लॉर्ड का प्रभाव है। हम्म तो इस वजह से ये बने हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और नाइन्थ लॉर्ड भी एग्जॉल्ट हो गया है, मतलब उच्च कोटि हो गया। हम्म प्रिंसिपल्स उच्च कोटि के हो गए, हाँ, हाई स्टैंडर्ड। अगर ये नीच का होता तो शायद स्टैंडर्ड लो हो जाता। यहाँ पे ये शनि है, यहाँ पे ये सूर्य है, इन दोनों में एक एक्सचेंज है जिसको म्यूचुअल एस्पेक्ट एक्सचेंज बोलेंगे। ये भी एक दूसरे को एक दूसरे के नेचर में इन्फ्लुएंस डालेंगे। अब आप बोलो, ऐसा आदमी जो किंग है, 1 नंबर राशि का सूर्य, उसको शनि देख रहा है, जो पीपल्स प्लैनेट, वो भी उच्च का। हम्म तो किंग, तो इसको हम पीपल्स किंग बोल सकते हैं आदमी को। उन्होंने पब्लिक के लिए, पब्लिक के कहने पे अपनी फैमिली भी सैक्रिफाइस करी, कि लोगों ने बोला कि भाई आपकी वाइफ तो बाहर रह के आई है, तो सिविल अनरेस्ट ना आ जाए,
इसलिए उन्होंने वो भी सैक्रिफाइस कर दिया, तो ताकि लोग खुश रह पाए। हम्म। भाई लोग खुश रहने चाहिए, नॉर्मल पब्लिक खुश रहनी चाहिए, तो हाँ। पीपल्स किंग। ठीक है, तो ये हम्म। आपको ये ऐसे इफेक्ट आप देख के पढ़ सकते हो। इस टॉपिक को ना हम एक बार दोबारा उठाते हैं। आज का क्या है कि आज थोड़ा सा एक तो रिदम टूट गया वो, तो इसको आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इस टॉपिक को ना हम दोबारा से उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये एक बार में समझ में आने वाला मैटर नहीं है। मोटा मोटा आपको एक बात समझ में आई है कि ये एनर्जी एक्सचेंज की बात हो रही है। हम्म। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि जब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ होता है तो वो उसके कारक तत्व ले लेता है, और उसकी लॉर्डशिप भी इफेक्ट डालती है इस प्लैनेट की लॉर्डशिप पे या इसके रोल पे। तो नेचुरल कारक तत्व एक प्लैनेट का आप इस प्लैनेट के बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा। जो प्लैनेट इन क्वेश्चन है, किसी भी प्लैनेट को आप उठा के देखें, और अगर वो कंजंक्ट है दूसरे प्लैनेट के साथ, तो उसका नेचुरल कारक तत्व जो है वो इस प्लैनेट के नेचर को मॉडिफाई करेगा। और उसकी जो लॉर्डशिप है और जो चार्ट में रोल है, वो चार्ट में रोल भी उस प्लैनेट का दूसरा प्लैनेट जिसके साथ वो कंजंक्ट है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। और जो पहला वाला प्लैनेट है, ये इन अ सिमिलर मैनर वो रेसिप्रोकेट करेगा इस बात को। मतलब वो वापस वैसे ही करेगा, जो इसकी लॉर्डशिप है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या रोल मिला है चार्ट में, उस बात से इन्फ्लुएंस करेगा दूसरे प्लैनेट को।